प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज का दिन बड़ा अहम रहा इस लिहाज से कि पाकिस्तान में एक और आइनी मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ बड़ी खुश उसलूबी के साथ। नए सदर ने इंतखाब जीत लिया। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए हैं। अगरचे उन्होंने भी हल्फ नहीं उठाया, लेकिन 353 इलेक्टोरल वोट लेकर वो नए सदर मुंतखब हुए हैं और अपोजिशन के जो हैं वो 313 के करीब वोट रहे। अब इस सिनेरियो में कुछ वोट्स तवक्को के बरक्स आगे पीछे भी हुए, जिसको उर्फ़ आम में ज़मीर का वोट कहा जाता है। तो खुफिया रायशुमारी में ज़मीर का वोट जो है ये अक्सर हरकत में आ जाता है। तो ये ज़मीर का वोट जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ शायद शिफ्ट भी हुआ है आज कुछ वोटों में। अब इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हम कुछ शरील मेमन साहब की बात कर लेंगे, जिनके बारे में आज खफगी का इजहार भी किया। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चर्चा भी होता रहा उनकी शहद और जैतून के तेल की बोतलों का, और साबित यह हुआ कि जो सैंपल हैं वो चेंज किए गए हैं। और फिर एक वजाहत भी आई है आगा खान हॉस्पिटल की जानिब से कि जो ब्लड सैंपल है उसमें अगरचे अल्कोहल के जो है वो आसार तो नहीं मिले, लेकिन ये ब्लड सैंपल ख़ुद ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ने हमें भिजवाया था। पता नहीं ये उनका था भी या नहीं, ख़ुद हमारे स्टाफ ने जाकर ये ब्लड सैंपल नहीं लिया। तो इसकी बात भी करेंगे और आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है उसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि सदारती इंतखाब के दौरान और वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान जो अपोजिशन की दोनों पार्टीज़ के दरमियान आपस में इख्तलाफात हुए हैं, वो इख्तलाफात क्या इन इंतखाबी मराहिल के साथ ही ख़त्म हो गए या वो कंटिन्यू करेंगे? क्या अपोजिशन तकसीम हो गई है या वो एक निकाती एजेंडे पर अभी भी इकट्ठी है? तो इन तमाम चीज़ों को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ देता हूँ। मेरे साथ मलिक अबरार अहमद साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम मुर्तज़ा सती साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सती साहब, आपको भी खुशामदीद। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ही देर में खुद ज़्यादा चट्टान साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सबसे पहले इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो स्कोर रहा है पार्टीज़ का, क्या वो तवक्को के ऐन मुताबिक रहा है? 353 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं मिले आरिफ अलवी साहब को, क्या आप इसी की तवक्को कर रहे थे? और ये फिगर तो चलें फिर भी करीब तरीन था, लेकिन कोई 334 का फिगर अपोजिशन दे रही थी कि हमें मिलेगा, वो घट के कम रह गए, उसकी क्या वजह हुई? अपोजिशन के वोट कहाँ चले गए? देखिए, हम दोपहर को भी डिस्कस कर रहे थे, जो कैलकुलेशन आई थी बाकायदा बाज़ाब्ता, वो ये थी कि तकरीबन 20 वोटों का फ़र्क होना था। यानी तकरीबन अंदाज़ा ये था कि 343 वोट जो होंगे वो अलवी साहब के होंगे और 323 वोट जो हैं वो अपोजिशन के होंगे, मुश्तरका अपोजिशन के मिला के। तो ये वो 53 पे चले गए, 10 वोट मज़ीद बढ़ गए। तो उस और ये इनके 13 पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो तवक्को थी उससे भी ज़्यादा वोट लिए हैं जनाब अलवी साहब ने, 10 वोट उनके बढ़ गए हैं और अपोजिशन के वोट जो हैं वो 10 वोट घट गए हैं। ये तो था वो जो कैलकुलेशन हो रही थी। जो कोशिशें हो रही थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और जनाब ज़रदारी साहब की तरफ से, वो ये थी कि वो अपने वोट बढ़ाएँ। और एतज़ाज़ हसन साहब को तो ये तवक्को थी कि मुझे मुस्लिम लीग के वोट भी मिलेंगे, मुझे मौलाना फजल रहमान के 2 मेंबर भी वोट देंगे और पीटीआई के वोट भी मिलेंगे। लेकिन हुआ ये है कि वोट कम हो गए हैं। अगरचे मेरा ख्याल है एतज़ाज़ हसन साहब के वोट कम नहीं हुए, मौलाना फजल रहमान के वोट कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीर का वोट जो है वो अगर पड़ा भी है तो वो अलवी साहब को पड़ा है, इन दोनों में से किसी को नहीं पड़ा। और ये एक काबिल फ़हम बात है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान का ना मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान की आइडियालॉजी से कोई ताल्लुक़ है। वो 14 अगस्त ना मनाने का ऐलान कर चुके थे। फिर वो एक अक़लियती पार्टी, छोटी पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। तो ज़ाहिर बात है कि जो एक उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हो और उसका अक्सरियती पार्टी से या बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ भी ना हो, तो उसको वोट कौन देगा और क्यों देगा? तो मैं तो समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान को वोट मिले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तवक्कुआत से भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये तवक्को अगर किसी को थी कि उनके वोट बढ़ेंगे या एतज़ाज़ हसन साहब को वोट पीटीआई के मिलेंगे, ये एक खाम ख्याली थी जो बहरहाल गलत साबित हुई, खाम ख्याली ही साबित हुई। लेकिन इस इलेक्शन का एक अहम पहलू जो है वो ये है
कि तमाम सियासी पार्टियों ने जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था इस पार्लियामेंट को भी मान लिया और इस पार्लियामेंट के हर इंतखाब में हिस्सा लेकर ये भी तस्लीम कर लिया कि हम चाहें ना चाहें जो इलेक्शन हुए और जो सिस्टम बना है, जो हुकूमत वजूद में आई है और जो ओहदेदार मुंतखब किए जा रहे हैं, हम उनको तस्लीम कर रहे हैं, हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उस सिस्टम से अलग थलग बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये इसी अंदाज में अपोजिशन होती रही कि मैं ना मानूं कहते कहते ये हिस्सा रहे सिस्टम का, तो मेरे ख्याल है ये आराम से चलेगा और कोई बड़ी गलती अगर इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने ना की तो उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी मुद्दत पूरी करने में या अपनी हुकूमत दरपेश नहीं है। अपोजिशन ने देखें, अपोजिशन ने ये तो साबित किया कि वो एक निकम्मी अपोजिशन है कि वो एक बुनियादी इशूज़ पर भी मिलजुल कर साथ चलने के लिए तैयार नहीं, तो वो हुकूमत का मुकाबला कैसे करेगी? नहीं सर, वैसे मैं अगर एक इख्तलाफ करते हुए मजीद सवाल कर लूँ, आपने इसको निकम्मी अपोजिशन कहा है, ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत चालाक अपोजिशन हो कि बड़े सोच समझ के जरदारी साहब ने अपने पत्ते खेले हों और वो चाह ही ना रहे हों कि वो ये इत्तेहाद हो, उनको सूट ये करता हो कि वो अलग अलग चलें। जरदारी साहब वो उनके ज़ाती हवाले से या उनकी सियासी मफाद के हवाले से तो ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हुकूमत के मुकाबले में तो ये निकम्मा पानी है ना। ठीक है, चलें, सही है। अच्छा मलिक साहब, ये क्या हुआ कि आपको मौलाना फजलुर रहमान में वो सारी खूबियाँ और गुण नज़र आए जो अपनी पार्टी के किसी बंदे में नज़र नहीं आए? यानी आपने सदर के उम्मीदवार के तौर पर मौलाना साहब को चुना, अपनी पार्टी के किसी बंदे को नहीं चुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्लाह खान साहब, ये बात नहीं है। जब अपोजिशन में हम बैठे हैं तो अपोजिशन में बहुत सारी पार्टियों बैठी हुई हैं। जब पार्टियों का इजलास होता है तो जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है। हमारा अकेला, ना तो हमारी अकेली राय थी, ना मौलाना फजल रहमान साहब की अकेली राय थी, जो अपोजिशन पार्टियां थी उन सब की एक मुश्तरका जब फैसले होते हैं तो मुश्तरका राय होती है, उसको मानना पड़ता है, चाहे आप अक्सरियत में हों या अद्दी पोजीशन में हों। इससे पहले भी जब हम सब इकट्ठे बैठे थे तो हमने ये माना था कि स्पीकर का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी, हम उसे वोट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो नून लीग का नहीं था, ये एएनपी का और एमएमए का फैसला था। उन्होंने फैसला किया और आपने मानना, आपको मानना पड़ा। सबने मिलकर फैसला किया, सबने माना। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल थी, हमने स्पीकर का वोट भी किया, डिप्टी स्पीकर का वोट किया। जब वज़ीर आज़म का वोट आया तो उस वक्त वहाँ से कुछ मामलात हुए, कुछ तारें हिली, जिन तारों के डर से कुछ लोग सामने हिली ना, कुछ हिल गई हैं, इसीलिए वो आगे नहीं आए। तो ये इस तरह की बातें। आपका इशारा क्या पीटीआई की तरफ है कि पीटीआई ने उनको कह दिया कि यार जब मैं ये इशारों किनारों से तो मेरा ख्याल है बात बहुत आगे चली गई है। अब तो सारी दुनिया को अगर आप रेडी वाले से पूछें वो भी बता सकता है, खोखे वाले से पूछें वो भी बता सकता है, जिस तरह इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है, जिस तरह आगे मामला। यानी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के पीछे पीटीआई का हाथ है? मैं अब क्या कहूँ जी, मैं कि जिसका हाथ है, किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है। ये आप सोचें कि जब इतनी बड़ी अपोजिशन इकट्ठी हो, सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हों, इसमें मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो शायद कुछ और फैसले होते, पॉलिटिकल जमहूरी सेटअप पर फैसले होते। और यहाँ अगर जो फैसले हो रहे हैं वो कुछ और हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सारी दुनिया को पता है, मैं ना भी कहूँ, आप ना भी कहें, तो सब दुनिया को पता है। ठीक है, चलें, मुझे तो नहीं पता, आप बता भी नहीं रहे, तो मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ समझने की। सती साहब, ये एक लकीली पीटीआई के लिए तो खैर अच्छी चीज़ साबित हो रही है कि अपोजिशन जो है वो उसमें इत्तफाक इत्तेहाद नहीं है और इस तफरके का या तकसीम का फ़ायदा पीटीआई को जो हो रहा है। और आज भी हमने देखा कि मुकाबला एक तरफा ही हो गया, वरना ये एक अच्छा कंटेस्ट हो सकता था। आप इसके अलावा एक चीज़ ये समझी जाती है या तजवीज़ की जाती है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ एक कदम आगे बढ़ के ज़रा थोड़ी सी और ताल्लुकात को बेहतर कर ले, ताकि उसके लिए 5 साल के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाए मामला, कि उसको वो तगड़ी अपोजिशन वो एक्सपेक्ट ही ना करे कि जो अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिल जाए तो वो हो सकती है। क्या इस बात को कोई इम्कान है कि थोड़ा सा बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए ज़रा आगे बढ़े, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के साथ ही मिल ली जाए किसी नुक्ते पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, गुजारिश ये है कि मैं तो जब अपोजिशन स्ट्रांग होती है मैं तो इसको बड़ा अच्छा देखता हूँ और ये मुल्क और काम के लिए बेहतर होती है। और कोई आदमी अगर ये कहे कि बिल्कुल मैं अपोजिशन को ख़त्म करके आगे चलूँ, तो मैं इसको सियासत की रूह के हवाले से इसको मैं इतना ठीक नहीं देखता।
गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक ट्रांजिशनल पीरियड है। काम ने बड़े शौक़ से मुल्क व काम के लोगों ने उनको वोट दिया, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए। अब अगर मसलन उसके ऊपर, तो मैं तो सच्ची बात है, मुझे तो नून पर इस बात पर से हंसी आती है कि उन्होंने अपनी इस जमात को छोड़ के मौलाना फजल रहमान को प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया। मतलब ये तो अब कमाल बात हो गई कि मौलाना साहब जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो जाएं और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर। ये तो इन्होंने जमहूरियत या अपनी पार्टी या अपनी लोगों की वोट के साथ अगर वो हो जाते हैं तो इसमें आपको क्या एतराज़ हो सकता है? कोई एतराज़ मौलाना पे आपको, लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे तो ये मजाक सी ही लगी और इसको लोगों ने महसूस भी किया। जैसे आपको ये मजाक लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट हों, ऐसे उनको भी तो मजाक लग रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, कमाल है, लोगों ने एक शोर है, एक हंगामा है, 22 साल से इमरान खान की स्ट्रगल है, वो बंदा आगे बढ़ रहा है। तो उनके पर्सपेक्टिव दुनिया इस बात को रिकग्नाइज कर रही है कि वो एक ईमानदार आदमी है। दुनिया इस बात को एक रिकग्नाइज कर रही है कि आपके पास वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का आदमी है। दुनिया इस बात को ये रिकग्नाइज कर रही है कि एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा लीडर मिला है जो कि पाकिस्तान को एक रास्ते पर डालेगा। और उस रास्ते के कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जब सदर का, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इलेक्शन हुआ और उसमें PTI के भी ऑफ पे एक ऐसा इन्होंने जियो पॉलिटिक्स का, आप कह लें, एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना, तो ये काम को भी मुबारक, ये तमाम पार्टियों को भी मुबारक, ये मुल्क को भी मुबारक, और ये अच्छी बात है। बाकी अपोजिशन क्या करती है क्या नहीं करती, अपोजिशन को बिल्कुल अपनी बातें करनी चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन इस वक्त मुझे नजर आ रही है उस अपोजिशन की पोजीशन है कि वो अपने माजी के इतने मलबे के नीचे दबी हुई है कि उन्हें इमरान खान याद ही नहीं रहेगा। अच्छा चलें इशारा साहब, ये इशारा जो है आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक तहरीक चलाने का दिया। उन्होंने कहा कि जनाब थैले खुलेंगे, हल्के खुलेंगे और चीज़ें सामने आएंगी और एक तहरीक हम चलाएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं PMLN से एक तहरीक की, या वो चला पाएंगे? क्योंकि ये चैलेंज तो पहले ही दिन अपनी पहली तकरीर में जो कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म बनने के फ़ौरन बाद इमरान खान ने की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको कंटेनर देते हैं, हमने 426 दिन का धरना दिया, आप 26 दिन का दे के दिखा दें। तो ये चैलेंज क्या एक्सेप्ट कर सकती है PMLN? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये धांधली का इशू तो ख़ुद ब खुद उन्होंने ख़त्म कर दिया जब वो ऐवान में भी चले गए, हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, जाके बैठ गए, और जो मियाँ मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश थी या राय थी उसको कबूल नहीं किया। तो धांधली के इशू पर तो आप मज़ीद वो कोई तहरीक नहीं चला सकते। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने कोई नया इशू दे दिया, और ख़ास तौर पर ये जो आतिफ मियाँ के तकर्री का इशू है, अगर ये दे देते हैं तो मौलाना फजल रहमान इस इशू को एजिटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब सारा कुछ PTI पर मुनहसर है कि वो कोई नया इशू ना दे दे। मैं नहीं समझता कि धांधली के इशू पर, देखें, इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत को माजी की पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों पर जो बर्तरी हासिल है वो ये है कि इमरान खान एक जेन्युइन पॉपुलर लीडर हैं। जो पॉपुलैरिटी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की थी, उससे कहीं ज़्यादा वो पॉपुलर हैं, क्योंकि इनको नौजवान नस्ल का एतमाद हासिल है और उसमें बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जो पाकिस्तान को वाक़तन तब्दील करना चाहते हैं। तो अब सड़कों पर वो जो माजी का तजर्बा है, सड़कों पर अब किराए के लोग लाकर आप एजिटेशन नहीं कर सकते, या दीनी मदारस के तलबा को लाकर आप एजिटेशन इसलिए नहीं कर सकते कि अब दीनी मदारस के तलबा और असातिज़ा भी बहुत ज़्यादा जो हैं मामलात को समझ चुके हैं कि हमेशा हर सियासी जमात ने, मजहबी जमात ने हमें ईंधन बनाया है एहतजाज का। तो एहतजाज के लिए कोई बड़ा अगर इशू ही नहीं होगा तो सिर्फ ये कह कर कि जिन असम्बलियों में आप बैठे हुए हैं, जिनसे आप तनख्वाहें ले रहे हैं, इमरान खान ने 1 साल के बाद वो एजिटेशन किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अवामी पजीराई उसको भी हासिल नहीं हुई थी। तो अब ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि हुकूमत के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है एजिटेशन होगा और आवाम सड़कों पर ले आएंगे और अपोजिशन मर्ज़ी के मकासद हासिल कर लेगी? मुझे नज़र नहीं आता। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि माजी में हुकूमत जो होती थी और अपोजिशन होती थी उसमें मुनक़सिम होती थी, और बिलउमूम बाज़ इस्टेब्लिशमेंट के हल्के अपोजिशन के साथ मिले होते थे और वो एजुटेशन को हवा दे रहे होते थे मखसूस वजूहात की बुनियाद पर। इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट
और रियासत के तमाम इदारे जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं इनका मुकाबला एक मुंतखब और पॉपुलर हुकूमत करे, हम उसका साथ दें ताकि पाकिस्तान को इन मसाइल से, इन मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। तो इन वजूहात की बुनियाद पर भी मैं नहीं समझता कि कोई एजुटेशन हो सकता है। और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो एजुटेशनल जमात नहीं है, वो ऐसी जमात नहीं है जो स्ट्रीट पावर रखती हो, जो सड़कों पर ला कर कोई बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हो। मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में जो कोशिश की वो नाकामी से दो चार हुई, क्योंकि ये जमात ऐसी है कि वो ये कर सकते हैं। राइट सर, मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे। राइट सर, एक ब्रेक लेनी है शाह साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अखुनज़ादा चट्टान साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमें चट्टान साहब ने ज्वाइन कर लिया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। चट्टान साहब, ये सदर के इंतखाब पर तो चले बात हो ही रही है और सुबह से हम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा से दीगर, लेकिन एक और ख़बर आज दिन में बड़ा इसके साथ साथ चलती रही पैरेलली। ये क्या हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बॉटल्स देखी कमरे में और वो उस पर जाते जाते इदारों तक पहुँचते उसकी एग्जामिनेशन के लिए वो बोतलें चेंज हो गई और वो सारा सैंपल चेंज हो गए, अब उसके लिए FIR दर्ज करना पड़ गई। ये क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इन लोगों से पूछा जाए जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाया है। और शर्जील मेमन का दो जो बड़े हॉस्पिटल है इस मुल्क के, जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, इनसे इनके रिपोर्ट आ चुका है और हम तो अपने लिहाज से उसको पॉजिटिव रिपोर्ट बोलते हैं, लेकिन डॉक्टरी के लिहाज से इससे नेगेटिव। तो इनका रिपोर्ट आ चुका है। वो ब्लड रिपोर्ट आया है, लेकिन वो ब्लड रिपोर्ट वो ये कह रहे हैं, उनकी वजाहत भी आई है कि हमने जाके पेशेंट का ब्लड खुद कलेक्ट नहीं किया, वो तो ब्लड हम तक पहुंचाया गया था तो हमने उसकी रिपोर्ट दी है। अब वो किसका था ब्लड ये हमें पता नहीं है। तो अगेन उसमें भी है कि वो पता नहीं किसका निकाल के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से गया वो ब्लड। अगर मुल्क के सारे मसाइल बाकी ख़त्म हो चुके और सिर्फ वही शर्जील मेमन वाला मसला रह गया है, तो जिसको मर्जी है जाके इनसे दोबारा ब्लड ले ले, दोबारा इसको बेच दे। तो अभी तक जो रिपोर्ट आ चुका है, और अगर इस तरह है तो मैं तो समझता हूँ कि सबका ब्लड रिपोर्ट ले ले, मेरा भी ले ले, इसका DNA टेस्ट कर ले, अभी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और हुक्मरानों के जो अहम पोस्टों पे हैं उन सबका ले लें। जो अहम पोस्ट 3-4 पोस्ट ऐसे हैं कि वो सारा मुल्क चलाते हैं, इनका तो जरूर ले लें। चट्टान साहब ये बात है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, कानून जो है वो देखेगा कि कौन क्या पीता है। लेकिन मसला ये है कि एक शख्स जो बज़ाहिर सेहतमंद है, जो वो एक लग्जरी जाके जैसे 5 स्टार होटल का स्वीट है वहाँ पर जाकर उसके अंदर रह रहा है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, जिसको सब जेल करार दिया गया है। तो ये भी तो एक सवालिया निशान है कि हमारे यहाँ बड़े लोग जो हैं वो जेल नहीं काटते, वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके फिर वो ऐसे ही जैसे अपने घर की आयश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो फिर सज़ा तो ना हुई, वो जेल तो ना हुई। देखिए जी, ये तो एक कल्चर बन गया ना हमारे यहाँ। इसको भी किसी ने भेजा होगा हॉस्पिटल में, इनसे भी पूछा जाए कि वाकई ये बीमार था कि नहीं था, आप लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। और ये तो सिर्फ इधर ये नहीं है, रावनवार भी तो भी घर में रह रहा था, VIP घर में, उसको भी दिया था, सब जेल करार दिया था। दिया था? जिसने भी दिया था पूछ ली, जिसने शर्जील मेमन को दिया है। किसकी गवर्नमेंट है वहाँ? ये गवर्नमेंट नहीं देते, ये अदालतों से होते हैं। अदालतों ने अदालत ये फैसला करते हैं, अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो अदालत फैसला करते हैं कि इस आदमी को हॉस्पिटल भेजना है कि नहीं। ये फैसला गवर्नमेंट नहीं करते हैं। इस तरह मुशर्रफ साहब को भी चेक शहजाद में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसको सब जेल करार दिया था। फिर यहाँ पे पिंडी में एक अस्पताल है, तो वहाँ भी उनको VIP कमरा मिला था और लग्जरी इसमें सारा सब कुछ था। तो यहाँ पे मसला ये है कि क्रॉस द बोर्ड करे, या तो सबके लिए करे या किसी के लिए भी नहीं करे। एक जगह पे तो हमारे जाके कुछ जगहों पे जाके हमारे पर जलते हैं। अभी जो PTI वाले दावे करते हैं कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, मैं लिख के देता हूँ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सियासतदानों को पकड़ेंगे। सियासतदानों को तो हर दौर में पकड़ा गया है। कोई भी डिक्टेटर आ जाते हैं वो शुरुआत ये एहतिसाब से करते हैं कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि 3-4 सियासतदानों को पकड़ के
फिर क्या ये तो तस्वर नहीं किया जा सकता कि सारा करप्शन सियासतदानों ने किया है। अगर किसी ने करप्शन को देखना है तो आके हमारे पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस को देखे, जाके वो तुर्खम के बॉर्डर को देख ले, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे करप्शन एक बात तो बड़ा देखें, एक सादा सी आर्गुमेंट हमेशा दिया जाता है कि जी मैं कहता हूँ आप बुरे हैं, वो कहते हैं फलां भी तो बुरा, फलां भी तो बुरा, फलां भी बुरा है, तो है लेकिन ना, अपना जवाब नहीं देते। अब जाहिर है जो दूसरे बुरे हैं उनका सवाल तो उन्हीं से होना चाहिए। अब ये एक सिंपल सा आर्गुमेंट के जी मैं मुझसे पूछ रहे हैं बाकियों से क्यों नहीं पूछ रहे, या मेरे अगर सब जेल में हॉस्पिटल में शिफ्ट होने पर एतराज़ है तो बाकियों पर एतराज़ क्यों नहीं है। ये जाहिर है दो गलत चीज़ें मिलकर एक ठीक नहीं बनता है। मैं असर भाई आपसे ये कहूँगा कि जो मामलात है ना, बातें करना और उन पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी अदारा हो, चाहे कोई भी शख्स हो। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है, जब एक कानून है, एक आइन है, उसके अंदर एक सहूलत मौजूद है, सहूलत भी सबको मिलनी चाहिए। अगर उसका एक दायरा ऐसा है कि जहाँ से वो किसी के लिए नहीं है तो फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम ये बार बार देखें, 70 साल तो हो चुके हैं, हम बार बार रोज़ हर 5 साल बाद, हर 11 साल बाद, हर 9 साल बाद एक बार कौम से ख़िताब करके हम कहते हैं पीछे वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी, अब आगे वाली नहीं होगी, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। आज PTI के सदर बने हैं, इन्हें मुबारक हो। इन्होंने जिस तरीके से भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, इन्हें कबूल हो। जिस तरीके से जिस तरह सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, जिस तरह स्पीच में कहा गया था, सारी दुनिया ने सुना था। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म मैंने तो यही सुना था, पता नहीं आपने नहीं किसने कह दिया? मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने कहा था। अच्छा, मैंने सुना नहीं तो था। आप वो बिलावल के कहने पर आप ईमान ले आए हैं? नहीं, ईमान नहीं ले आए। देखना, आप खुद ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक बात हुई जो देखी जाती है ना, वो आपने मान ली कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। मान नहीं ली, सब दुनिया ने मानी हुई है। मैं ये बात जो कर रहा हूँ, अगर मुझे आगे जा, मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ अल्लाह ताला खैर करे, मैं दुआ देता हूँ खुदा करे इस मुल्क की बेहतरी हो जाए। पाकिस्तान साहब का है, सिर्फ पॉलिटिशियन का नहीं है। उसमें भी आप जितने भी हैं, क्या नाम है, एंकर हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने और अदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी, ये सब का पाकिस्तान है। ये नहीं है कि जब कोई ज्यादती हो रही हो, एक आदमी आंखें बंद कर ले, वो कहे जी पीछे उनकी ताकत ज़्यादा है, मैं अभी नहीं बोलूँगा, 2 दिन बाद वो तनकीद करना शुरू कर दे। ये बात गलत है सब। अगर मीडिया रोल अदा करता, इस इलेक्शन में सारी चीज़ें सामने रखता, धांधली नहीं हो सकती थी। कौन सी धांधली? किस धांधली की बात कर रहे हैं आप? नहीं बताए ना, उसकी एक्सप्लेन तो कर दें ना। मैं आपको बताऊं, आपने एक पोलिंग स्टेशन के बारे में आज तक नहीं बताया। मेरा सुन ले, मैं खुद, आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मैं खुद ट्रांसमिशन कर रहा था, हमने, मैं, रऊफ क्लासा साहब, मालिक साहब, मोहम्मद मतीन साहब, हमने सब ये कहा कि ये रिजल्ट क्यों रुक गए। 6 बजे पोलिंग बंद हुए, 7:30 बजे तमाम चैनल पर टिकर चलना शुरू हो गए, फलां जगह से लोग जीत रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट अभी एक भी नहीं आया। ठीक है, जब हम गए रिटर्निंग अफसर के पास रात 10:30-11 बजे, हमने कहा जी कि कितने रिजल्ट आ चुके हैं, कितने पोलिंग चार्ज हैं, हम भी नोट करते हैं, हमारे दूसरे कुलीग भी नोट करेंगे, बाद में जो है जमा तफरीक हो जाएगी। उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं बता सकते, आप सुबह 11 बजे आकर रिजल्ट ले जाएं। ठीक है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला गया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये कहा गया जी आप इस कमरे में बैठे, हम उस कमरे में डब्बे इसलिए रख रहे हैं, बाद हालात खराब है, बाद में हम लाएंगे तो फिर गिनती कर लेना। अच्छा, यही धांधली होती है ना। और क्या धांधली? आरिफ साहब की राय ये है, और बाकी दिन में भी मैंने ये सवाल किया मुख्तलिफ एनालिस्ट से, कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं एक तहरीक को PMLN की तरफ से, तो सब लोग ये कहते हैं, उन पर इत्तफाक है कि जी PMLN एक बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। आप चलाने की, तो आप चलाएंगे तहरीक? मेरी बात सुनना, वो जो इमरान खान ने तहरीक चलाई थी वो चलाएंगे आप? मेरी बात सुने, हम देखें, हम अपनी तहरीक चलाएंगे, हम इस मुल्क के अंदर जब चलाएंगे, जब कॉल देंगे उस वक्त बात करेंगे। ठीक है, कब देंगे? अभी जब पार्टी की लीडरशिप है, जब देगी, हम कौन फैसला करेगा? हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। लीडरशिप से मुराद शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? देखें जी, प्रेसिडेंट हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, बात पे तहरीक चलाएंगे, जिस बात में भी चलाएंगे। अभी तो कह रहे हैं ना, नहीं, अभी हर देखें जी, हर चीजें अभी खुली हैं। सिर्फ एक मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें जी, एक दफा नहीं, बार बार तो फौज ने करवाई। मैं ये कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका अपॉइंटी है। देखें जी, ये जो बातें हैं ना, किसका अपॉइंटी कौन है, किसको किसने लगाया है, कौन क्या कर रहा है, ये एक लंबी बहस है। ठीक है, मैंने जो बात आपसे की है वो यही है
कि जो कुछ हुआ है आपके सामने हुआ है। मुझे ये है कि मैंने जो बातें पॉइंट ऑफ की हैं, अगर इनमें से कोई बात गलत निकल आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर तहरीक चलाने का फैसला आप नहीं कर रहे तो अभी तक नहीं हुआ। नहीं, तहरीक चलाने का फैसला देखिए वर्कर नहीं करते। हाँ। तहरीक चलाने का फैसला लीडरशिप करती है। लीडरशिप के बाद वर्कर उस तहरीक को कामयाब करते हैं। लीडरशिप कौन है? शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ? सर प्रेसिडेंट हमारे जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, मिलकर बैठेंगे। हमारी और सीनियर हैं ख्वाजा आसिफ साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, झेलने के लिए तैयार हैं। सारी दुनिया है, बैठेंगे, हम करेंगे। जी, हम तो मतलब इनसे पहले दिन ही कहा कि अगर किसी जगह पे इस तरह की कोई बात है सामने ले आए। हम ऐसे किसी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते जो बददियानती पे हो। इलेक्शन बड़ी सीधी सी बात है कि ये तो फौज ने कंडक्ट करवाए और हर किसी ने इसको अप्रिशिएट किया। RTS का एक सिस्टम ज़रूर आया जिस पर से वो सॉफ्ट करके फेलियर हुआ। वो लोग सारे मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर के अपॉइंटी हैं। हम खुद ये चाहते हैं, इस पर ये बात हुई कि इस पर से लोगों की तकलीफ़ हुई, इस पर कमेटी बन जानी चाहिए और उसकी चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सामने आनी चाहिए कि ये सिस्टम क्यों फेल हुआ। इसके अलावा इमरान खान, आपको ये पता है कि लोगों ने इस बात को ये समझते हुए कि चूँकि ये मुल्क का काम जो है इसको हम इतना पीछे ले गए कि अब इसको एक मावा और मलजा की हैसियत से, कोई मसीहा की हैसियत से अगर इस मुल्क को बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और मैं सच्ची बात है, ख़ुद भी आपको ये बताऊँ कि चूँकि हमने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया, मतलब वो क्लास की खातून थी, तगड़ी थी, हमारे सामने उस का मतलब बीबी को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी हुकूमत नहीं कर सकी। हमारा ये ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ एक एक्सपीरियंस आदमी है, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा। इस मुल्क और काम को ऐसे लीडर की ज़रूरत है कि जो इसको क्राइसिस से निकाल सके। इमरान खान चटान साहब ईमानदार संजीदा बात पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? चटान साहब, मेरे तो समय में ये नहीं आ रहा, इतनी संजीदा बात है ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही मजे ले रहे हैं जैसे अभी पूरे इस इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने चुप करके मजे लिए। ये जोक ऑफ द डे है ना कि ये ऐसी लीडर के बारे में कह रहे हैं कि इसके हाथ मजबूत करे, जो वो अपनी स्पीच में जो सबसे पहला स्पीच है जिसकी तरफ सारी दुनिया की तवज्जो है, सारे पाकिस्तान की तवज्जो है, वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने एहतजाज करनी है तो कंटेनर मेरे पास है, आप लोग आके यहाँ पे बैठ जाए। तो ऐसे लीडर के कोई क्या हाथ मजबूत करेगा? लेकिन एक खुशकिस्मती है, किरदार अदा करे, एक खुशकिस्मती जो कि इससे तो इस्लाह के रास्ते खुलते हैं। सुन लिया ना? अभी इनकी खुशकिस्मती ये है जनाब मुहतरम सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब की कि उनको एक मैच्योर अपोजिशन मिला है, लेकिन बदकिस्मती इसकी ये है कि उनको इमैच्योर टीम मिला है। ये जब से ये हुकूमत बना है गलतियां है और फिर इस पे माफिया है, गलतियां है और फिर इस पे माफिया है। हम चाहते हैं कि आपने जो कौम से वादा किया है कि मैं पाकिस्तान को मदीने का रियासत बना लूँगा, आप बना ले, हम आपके साथ हैं। जो एहतजाज का फैसला कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, वो इनकी लीडरशिप फैसला करेगी या आपकी लीडरशिप भी साथ में फैसला करेगी या अपना अपना फैसला करेंगे? मैं एक बात के लिए मैं चट्टान भाई की बात को आगे लेके जाऊंगा। अगर मदीने की रियासत की बात करते हैं तो फिर इनको मियां आतिफ को बीच में से निकालना होगा। सोच लें, ये बहुत बड़ा इशू है। हमारा एक चीज़ पे इत्तेफाक हुआ है, जो हम अपोजिशन जमातें इकट्ठे हो गई हैं कि इस तरह का पार्लिमानी कमेटी बनाया जाए कि वो तहकीकात करे कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ धांधली हुई है, इसको मैं रिकॉर्ड तोड़ धांधली कहता हूँ कि दुनिया में इस तरह का कभी कोई धांधली हुई है। और 4 इलेक्शन है तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, 1979 का, 2008 का, 2013 और ये 2018, ये और सियासी वर्कर हो इससे पहले जो जितनी इलेक्शन हुई है वो भी मैंने देखी। अच्छा, अब मैं मुझे कोई धांधली की समझ नहीं। अच्छा, मैं आपको धांधली समझा। आप आज आके आपको शिकायत जो है ना वो एक सीट पर है, बिलावल साहब वाली जो है। नहीं बिलावल, उसके अलावा आप सिर्फ बिलावल बताएं ना, किस सीट पर आपको एतराज है? मेरे दो हल्के थे, मैं N40 से N41 से इलेक्शन लड़ रहा था। मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करता हूँ, हम तीनों इलेक्शन लड़ते ही और बार बार हमने लड़े, मैंने भी, मलक साहब ने भी और सती साहब ने। मैं चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन जब हो जाता है तो 49 फॉर्म पे
पोलिंग एजेंट से साइन लेता है कि या तो आप डिसेंट्री नोट लिखे कि आप क्यों साइन नहीं कर रहे हैं, आपको क्या एतराज है इस गिनती पे, और या यहाँ पे साइन करे कि जो गिनती हो गई ये बिल्कुल सही हुआ है। मेरे दोनों हलकों के 300 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे। मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि मेरे सिर्फ दोनों हलकों से 15 मेरे पोलिंग एजेंट्स का साइन मुझे बताए। तो आप गए ट्रिब्यूनल्स में चले गए आप? वो मानते ही नहीं है। अच्छा चले, मानने को तैयार नहीं है। हमारे तो सारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला नहीं, वो सही है आपकी बात। उन्होंने बाद में हमें दिया कि ये ले लो, ये रिजल्ट आ गया। ये जो शिकायत हैं, जो मलिक अब्रार साहब कह रहे हैं, जो चटान साहब कह रहे हैं, इन शिकायत पर पहला फोरम जो है वो तो इदारे होना चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, पहला फोरम तो वो होने चाहिए। अगर डायरेक्ट एहतजाज का या तहरीक का रास्ता चलाने का रास्ता इख्तियार किया जाता है तो वो क्या सही मूव होगी? क्योंकि अगर ये इमरान खान ऑफर कर रहे हैं कि जनाब मैं आपके साथ हूं, आइए आप खोलने की बात करते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, तो फिर तो जवाब पैदा नहीं होता कि पहले तहरीक चलाई जाए। अगर ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिलता, इदारों से इंसाफ नहीं मिलता, इमरान खान या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो फिर एक ऑप्शन बचता है कि आप एहतजाज करें। तो ये तरतीब के लिहाज से ठीक होगा इरशाद साहब? पहले एक बात मैं छोटी सी मुख्तसर सी कर लूँ कि ये जो टेस्ट का मामला है ना, ब्लड टेस्ट, वैसे ये शराब के हवाले से डॉक्टर्स ने हमें जो बताया वो ये है कि यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट नहीं होता। और लेकिन इस मामले में यूरिन टेस्ट की बजाय ब्लड टेस्ट किया गया, ये भी एक हैरत है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम साइंस में अमेरिका से भी आगे हैं, तो जहाँ हम शराब की बोतल से शहद बरामद कर सकते हैं, तो वहाँ यूरिन की बजाय ब्लड टेस्ट से भी कोई ना कोई नतीजा निकाल सकते हैं। ये तो ऐसे वो टेस्ट करके उसका, आज आपने वो जो वीडियो क्लिप था वो बड़ा मजे का था शाह साहब, कि वो जो ऑफिसर थे वो दिखा रहे थे कि ये देखिए टेस्ट करके उसको चक के बता रहे थे कि जनाब ये देखें ये शहद है, और आप में से जो भी इसको वेरीफाई करना चाहता वो खुद भी चख ले। शुक्र करें कि वो शहद था। तो वो जब चख रहे थे डॉक्टर साहब जो थे पैथोलॉजिस्ट, तो अच्छा, जहाँ तक ये धांधली का इशू, देखें जी, बनती तो बात यही है कि जी आप पहले ट्रिब्यूनल्स में जाएं। ये आपको आप तो वो जो ट्रांसमिशन थी हमारी 92 की इलेक्शन ट्रांसमिशन 25 की शाम को आप ही कंडक्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले ये खबर भी हमने दी थी कि रिजल्ट्स जो हैं आना रुक गए हैं। आपको याद होगा इस पे फिर मैंने खुलासा साहब ने मालिक साहब मुझे न सिर्फ खबर दी थी बल्कि शाह साहब उस पर बहुत बहस की थी, कई घंटों तक, हमारी 2-3 घंटे तक एक और चीज, जब तक सरदार रजा साहब ने आकर उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं। एक और चीज याद करें कि मुझे सबसे पहले एक रिटर्निंग अफसर का फोन आया था जिसने ये कहा था कि जी हमारा RTS सिस्टम जो है वो बैठ गया है। ये खबर भी हमने ब्रेक की थी, मुझे फ़ोन आया था और उसने 2 बातें की थी। उसने एक तो ये बताया कि जी RTS सिस्टम जो है वो बैठ गया है, और बाद में उसने ये भी कहा कि जनाब जो इनके मुस्लिम लीग नून के ही वो वहाँ थे, उम्मीदवार थे, तो मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग एजेंट हैं वो फार्म पर दस्तखत किए बगैर चुप करके चले गए हैं और हमने रिज़ल्ट जो है वो बाहर लगा दिया है। ये भी बात उसने की थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि जी साइन नहीं किए और हमारे एजेंट को निकाल दिया गया है, पोलिंग के अमले का इल्ज़ाम ये था कि ये ख़ुद ब खुद निकल गए हैं, सिर्फ एक इशू बनाने के लिए कि देखें जी हमें निकाल दिया गया है या हमसे दस्तखत नहीं दिए गए। ये एक उस दिन की बात है जो रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डिंग दिखाई जा सकती है। यहाँ पर 2 लोग जो है ना वो यहाँ 2 पैनलिस्ट जो है ना वो आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी ये हम इत्तेफाक ही नहीं कर रहे। मैं तो एक वाकया बयान कर रहा हूँ, वाकया बयान कर रहा हूँ, मैं तो एक वाकया बयान कर रहा हूँ। ब्रेक के बाद अगर आपका जवाब, चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगर आप दोनों इसका जवाब दे दीजिएगा। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब बता रहे थे कि उस रात को खुद रिटर्निंग ऑफिसर्स के फ़ोन आए थे और वो जो उन्होंने बताया था कि हुआ कि आरटीएस का बैठना, और ये तो मैं भी खुद ही अभी कह रहा था कि मैं और इरशाद आरिफ साहब इकट्ठे हम ट्रांसमिशन में थे और इस पर हमने बहुत तफसील से बात की थी कि ये आरटीएस के बैठने से क्या मसला हुआ और किस तरह की बातें उठेंगी। अब आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं और आप भी। मैं बताता हूँ, देखिए एक तो सिस्टम बैठ गया, वो खुद मान रहे हैं या कह रहे हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना कि इनके या
किसी आप बिलखुसूस हमारा नाम लेकर के उस पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग एजेंट चले गए रात 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक, तो हम खुद ले जाने के लिए खुद गए, तो उन्हें बाहर लेकर हम आए, लेडीज में उसमें शामिल हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कहा था सफ़ेद पेपर में साइन, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, हमें जब तक आप ओरिजिनल रिजल्ट नहीं देंगे हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आप जाएं, हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे। हत्ता कि बाज़ को तो अल्लाह माफ़ करे, ये मुल्क है हमारा, चाहे कोई भी हो, इलेक्शन थे धक्के दे के निकाला गया है। आप ये कौन सा कानून है, धक्के देके निकाला गया है? मैं उसका आई विटनेस हूँ, आपका मीडिया है, मैं आपको तो आप अदालत में क्यों नहीं जाते? आप तो सिर्फ इस बात को लेकर अदालत में चले जाएं। आप ये कहें कि मेरे बंदे को धक्के मार के निकाला गया, बाकी बातें तो धांधली हुई है या नहीं, अलग बात है। एमएनएज या एमपीएस की जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वो पोलिंग स्टेशन में विजिट पे जा रहे थे, तो उनके लिए गेट बंद किए गए। मलिक साहब ये देखिए, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन अगर किसी को धक्के मार के निकाला गया तो एक अलग केस, आप चाहें सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। मैं बताता हूं सर, आपके पास सबूत है? जी, मैं जी आपको आपको दूंगा, मैं सबूत आपको दे रहा हूं, मैं आपको सबूत दूंगा। 11 बजे तक मेरे पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन में नहीं छोड़ रहे थे। आप रिकॉर्ड चेक करें, अपने रिपोर्टर से चेक करें, बाजोड़ का जो है। 11 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई मेरे पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे साथ पूरी जो मैंने कमांडेंट बाजोड़ को जो मैसेजेस किए, मैंने जो IRO को DRO को जो मैसेजेस किए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सारे इस मोबाइल में है, टाइम भी है, सब कुछ है। 11 बजे के बाद मेरे पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन, कुछ पोलिंग स्टेशनों में छोड़ दिया, और 6 बजे के बाद A to Z जितने मेरे पोलिंग एजेंट थे उसको, मेरे नहीं सबके, PTI के भी। इस वजह से लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इस वजह से आपकी जमानत जब्त हो गई। मुझे मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जमानत कोई जब्त नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में हारा हूँ। मेरे पोलिंग एजेंट बाहर निकाले थे, अब मुझे क्या पता कि मुझे लोगों ने वोट दिया है कि नहीं दिया है। बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये पर्ची ऐसा सिंपल कागज था कि इतना वोट इसने लिया है और इतना वोट इसने लिया और इतना इसने लिया है। ये तो इस तरह का इलेक्शन हुआ है कि इस तरह का इलेक्शन कोई सोच भी नहीं सकते, डंडे के जोर पे नहीं। ये तो मेरा सवाल ये है, आप लोग एहतजाजी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं भी फैसला हो जाएगा, उससे पहले जो फोरम्स हैं उनको तो इस्तेमाल करो। एहतजाजी तहरीक तो हम तब चलाएंगे जब हमारे मुतालबे पे कमेटी नहीं बनेगी। जो TORs हम चाहते हैं पार्लिमानी कमेटी के लिए, वो TORs, वो इख्तियारात उसको नहीं मिलेंगे, तो फिर हम एहतजाज। आप इकट्ठे हैं दोनों एक इस नुक्ते पर? इस नुक्ते पे हम सारे अपोजिशन इकट्ठे, सारे यानी वोट एक दूसरे को नहीं देंगे, लेकिन इस नुक्ते पर देखिए हम मुख्तलिफ पार्टी है, कभी किसी चीज पे इकट्ठे होंगे, किसी चीज पे। ठीक है, आप साथी साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया कि जी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप आए इलेक्शन जो है वो जहाँ पर जिस फोरम पर आप जाना थे हम आपको सपोर्ट करेंगे, धरना भी देना तो उसके लिए भी कंटेनर देंगे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप इसको कैसे सपोर्ट करेंगे, किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि ये तहकीकात हों, ये प्रोब हो, और अगर धांधली हुई है तो सामने आ जाए? देखें जी, गुजारिश ये है कि हम इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत जो बराजमान इक़्तिदार हो उसको लोगों की इमा और इस्तिस्वाब और राय के मुताबिक होना चाहिए, और उसमें ऑनेस्टी बेस्ड ही होना चाहिए। अगर किसी जगह पे इस तरह से ये करेंगे तो मुल्क की हालत ठीक नहीं रहेगी, और हमारा मुल्क इस बात का मुतामिल नहीं है। उसमें हम अपोजिशन को इस बात पे बिल्कुल खुले बंदूए दावत देते हैं कि सुकून से बैठें, अपनी चीज़ें लेके आएँ, अपनी मोशन पुट करें, अपनी एडमिसिबिलिटी पे आएँ। हम आपको इस पर बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात का इस बात में ये ख्याल रखें कि ये इलेक्शन कमीशन मियां नवाज शरीफ ने बनाया, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता है, इसके अंदर जो थोड़ा सा भाईजान थोड़ा सा इंतजार कर लें। नहीं तो उसको मैं मेरी थोड़ा सा बात थोड़ा सा मान नहीं रहे कि हम जो है बहुत अच्छी बात जो कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसे आगे बढ़ा देता हूँ। मैं कह देता हूँ मैं आपको ये बता दूं कि हम खोलेंगे, नॉन इश्यूज हैं, लाहौर वाला 131 क्यों नहीं बोला? अगर इस मुल्क को काम को बनाना है तो कहते कुछ है, करते कुछ है। शिकायत जो है ना साद रफीक साहब को है, वही शिकायत उस्मान डार को भी है कि मेरी भी रिकाउंटिंग नहीं हुई, उनकी भी रिकाउंटिंग क्यों हो सकता है कि शायद मैं भी आपके साथ राइट इसी बेसिस पे बैठा हूं। चले बात खड़े नहीं होंगे, बात करता हूं राइट। मैं आपके बात ये है कि जिस खुशूसलूबी के साथ आज का इलेक्शन हुआ है सदारत का,
इसी खुश उसलूबी के साथ बाकी मामला भी तय पाने चाहिए और बेहतर होगा कि एहतजाज की नौबत ना आए, उससे पहले जो है वो इदारों के अंदर और ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये मामला हल हो जाए और सबकी तसल्ली तशफ़ी हो जाए। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, इरशाद साहब आपका भी शुक्रिया और यहाँ पर तीनों मेहमानों का भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।